हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू क्वेश्चन। आपकी बहुत डिमांड के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाले यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, मैं यूपीपीसीएल जेई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसेंट में अभी यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे ये सीरीज़ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जेई और एई के लिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 वीडियो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यू का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ पावर सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट। पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम का हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एलएलजी फॉल्ट को, एलजी फॉल्ट को, एलएल फॉल्ट को या बैलेंस पावर सिस्टम को। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं पावर सिस्टम में? तो बेसिकली बैलेंस पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सिंगल लाइन डायग्राम क्या कहलाते हैं? तो सिंगल लाइन डायग्राम जो होते हैं वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, उसकी एनालिसिस करने की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसका हम एक लेआउट डिजाइन करते हैं। तो जो लेआउट हम डिजाइन करते हैं वो हमारा एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं किसी भी पावर सिस्टम का या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। जो सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं पावर सिस्टम में, वो हमें बताते हैं कि नेटवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका कनेक्शन आपस में कैसे है, अरेंजमेंट कैसे है। तो ये सारी चीजें हमें सिंगल लाइन डायग्राम बताते हैं। तो यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम का यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैलेंस पावर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम इज द नेटवर्क विच शो द मेन कनेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ द पावर सिस्टम कंपोनेंट्स अलोन विद देयर डेटा। जो सिंगल लाइन डायग्राम है, अभी मैंने आपको बताया कि वो बताते हैं हमें कि पूरे पावर सिस्टम में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, उनका कनेक्शन कैसे है और अरेंजमेंट कैसे है, वो सारे चीजें बताते हैं उसके डेटा के साथ। जैसे कि वोल्टेज रेटिंग कितनी है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस क्या है, सारी चीजें बताते हैं हमारे सिंगल लाइन डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए सर्किट सिंबल दिए हैं कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने हर कंपोनेंट को सिंगल लाइन डायग्राम में। तो अगर हमें एसी जनरेटर या मोटर को रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन डायग्राम में, तो हम इस तरीके से करते हैं, इस सिंबल का यूज करके। अगर हमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल का यूज करके। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को इधर से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। डिसकनेक्शन स्विच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। ये हमारा फ्यूज के लिए यूज होता है, ये रिएक्टर के लिए यूज होता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर्स के लिए यूज होता है और ये हमारा केबल टर्मिनल है। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पावर सिस्टम का। ये भी हम कह सकते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पावर सिस्टम। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया कि सिंबल, वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार एक पर्टिकुलर सिंबल के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन डैश विद द पावर सिस्टम। रिएक्टर को हम पावर सिस्टम में कहाँ कनेक्ट करते हैं? तो रिएक्टर्स को बेसिकली हम पावर सिस्टम में सीरीज में कनेक्ट करते हैं
बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली दो टाइप के रिएक्टर होते हैं, सीरीज और शंट रिएक्टर। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, रिएक्टर बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर फैमिली का एक इक्विपमेंट होता है, बिल्कुल हमारे इंडक्टिव कॉइल की तरह होता है। रिएक्टर का यूज किया जाता है पावर सिस्टम में, या जो पावर सिस्टम नेटवर्क होता है उसमें करंट को लिमिट करने के लिए और रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने। दो पर्पस के लिए हम रिएक्टर का यूज करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए यानी करंट लिमिटिंग के लिए, और कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर के लिए। अब दो टाइप के रिएक्टर होते हैं, सीरीज रिएक्टर और शंट रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और इनका यूज किया जाता है करंट लिमिटिंग के लिए। शंट रिएक्टर शंट ब्रांच में कनेक्ट करते हैं और इनका यूज किया जाता है कंपनसेट करने के लिए रिएक्टिव पावर को। अब यहाँ पे देखिए, पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया है। रिएक्टर्स दो टाइप के होते हैं, सीरीज और शंट। पर्पस है सीरीज रिएक्टर का लिमिट करने के लिए करंट को, और शंट रिएक्टर का पर्पस है रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए या ओवर वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन कहाँ है? तो सीरीज रिएक्टर बेसिकली हम टाई लाइंस में यूज़ करते हैं, और जो शंट रिएक्टर है बेसिकली उनका हम बस में, लाइंस में, इनमें यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम सीरीज में अदर कंपोनेंट के सीरीज में सीरीज रिएक्टर लगाते हैं, और अदर कंपोनेंट की शंट ब्रांच में हम शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया है। राइट हैंड साइड में ये शंट रिएक्टर है जो शंट ब्रांच में लगाए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया जो रिएक्टर होता है वो एक इंडक्टिव कॉइल की तरह होता है, तो ये शंट रिएक्टर है, शंट ब्रांच में लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा सीरीज रिएक्टर है। तो ये डिफरेंस है शंट और सीरीज रिएक्टर में। अब अपन मूव करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। एन आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन इन अ सर्किट अंडर। आइसोलेटर को डिजाइन किया जाता है किस सर्किट कंडीशन के लिए? तो आइसोलेटर को हम नो लोड कंडीशन के लिए डिजाइन करते हैं। आइसोलेटर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बेसिकली आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी डिवाइस को उसके सोर्स पावर से आइसोलेट करने के लिए या अलग करने के लिए हम आइसोलेटर का यूज करते हैं, और आइसोलेटर डिजाइन किए जाते हैं नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। आइसोलेटर एक डिवाइस होते हैं जो यूज किए जाते हैं आइसोलेट करने के लिए किसी सर्किट को या इक्विपमेंट को सोर्स पावर से। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ए सर्किट ब्रेकर परफॉर्म द फंक्शन। सर्किट ब्रेकर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली करंट इंटरप्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। मान लीजिए हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट हो गया, उस टाइम पे जो रिलेज हैं, प्रोटेक्टिव रिले लगे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि फॉल्ट हो गया है। उसके बाद फॉल्ट कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सर्किट को, या जो फ्लो ऑफ करंट है उसको इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है, और पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए। सर्किट ब्रेकर बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार के फॉल्ट से या डैमेज होने से, जैसे आपकी ओवरलोड कंडीशन हो गई या ओवर करंट कंडीशन या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। और इसका बेसिक फंक्शन होता है करंट के फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए। जब भी हमारे प्रोटेक्टिव रिले ये डिटेक्ट करते हैं कि फॉल्ट हो गया है, उस टाइम पे करंट के फ्लो को सर्किट में इंटरप्ट करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है सर्किट ब्रेकर का। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू सर्किट ब्रेकर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर्किट ब्रेकर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करिए, सारे स्टेटमेंट्स पढ़िए और मुझे आंसर बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा सर्किट ब्रेकर का एक्सप्लेनेशन दिया है। बेसिकली ए सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट और एक इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं विच कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन
फुल लोड कंडीशन एंड फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ए इसका करेक्ट आंसर है। सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट विच कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट अंडर नो लोड, फुल लोड और फॉल्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ग्राउंड डिटेक्टर। ग्राउंड डिटेक्टर क्या कहलाते हैं, ग्राउंड डिटेक्टर का क्या फंक्शन है? तो बेसिकली ग्राउंड डिटेक्टर का फंक्शन है अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को डिटेक्ट करना। ठीक है, ग्राउंड डिटेक्टर आर बेसिकली यूज फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल। जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है उसमें केबल के अंदर फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम ग्राउंड डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, पूरा दिया हुआ है। ए ग्राउंड डिटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट फॉल्ट अंडरग्राउंड केबल। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिटेक्ट द फॉल्ट इन पावर सिस्टम। कौन सा डिवाइस फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है पावर सिस्टम में? तो अगर आपने थोड़ा भी पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा बेसिकली हम रिलेज का यूज करते हैं फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। पावर सिस्टम में बहुत सारे प्रोटेक्टिव रिलेज आते हैं, उनका यूज किया जाता है फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। ये हमें बताते हैं कि फॉल्ट हो गया है। इनमें कई बार अलार्म भी फिट होते हैं जो हमें बजर करके बताते हैं, या अलार्म जैसे ही फॉल्ट होता है सर्किट में अलार्म जो है वो बजने लगता है और हमें पता चल जाता है कि सर्किट में फॉल्ट हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव रिलेज हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोटेक्टिव रिलेज बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए पावर सिस्टम में। और ये जो डिवाइस हैं वो डिटेक्ट करते हैं फॉल्ट को और हमें बताते भी हैं कि किस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही सर्किट ब्रेकर का फंक्शन परफॉर्म होता है। और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ करंट को इंटरप्ट करता है और हमारे सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज सप्लाइड थ्रू। जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है उसको हम किस तरीके से पावर सप्लाई देते हैं? तो उसको हम बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से सप्लाई देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल होती है उनको हम करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से सप्लाई देते हैं। ये जो रिलेज होते हैं वो हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस होते हैं जो ऑपरेट होते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, और उनको हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं लार्ज इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉश रिले इज यूज्ड। ये बॉश रिले क्या कहलाते हैं? तो ये बॉश रिले बेसिकली एक गैस एक्चुएटेड रिले कहलाते हैं जिनका हम यूज करते हैं ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, सब कुछ मैंने बताया है कि ये बॉश रिले बेसिकली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस टाइप के रिले का यूज करते हैं। ये हमारा एक ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर है, उसके ऊपर हम माउंट करते हैं बॉश रिले को। ये हमारे ट्रांसफार्मर को डिफरेंट फॉल्ट कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या इंटर टर्न हो गया, कोर में कोई प्रॉब्लम है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिले हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें एक अलार्म भी लगा होता है, जैसे ही फॉल्ट होता है ये अलार्म जो है वो बजने लगता है। और यहाँ पे इस टाइप के ये रिले होते हैं, इतना छोटा सा ये रिले होता है, इसको टॉप में माउंट करते हैं ट्रांसफार्मर के। होप आपको ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कई बार पूछे गए हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, बस बार प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ। बस बार प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, किस टाइप की प्रोटेक्शन? तो बस बार प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं आपके बस बार प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन और आइसोलेटिंग स्विचेस। ये सारी चीज़ें बस बार प्रोटेक्शन के अंदर आती हैं।
ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बस बार प्रोटेक्शन क्या कहलाता है वो यहाँ पे दिया है। बस बार प्रोटेक्शन इज अ प्रोटेक्शन स्कीम मीन टू प्रोटेक्ट द बस बार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अपने बस बार को इलेक्ट्रिक फॉल्ट से बचाने के लिए जो स्कीम है उसको हम कहते हैं बस बार प्रोटेक्शन स्कीम, क्योंकि बस बार से आपके बहुत सारे फीडर्स कनेक्ट होते हैं, उसमें सर्किट ब्रेकर वगैरह भी लगे होते हैं। तो सारे फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बस बार को हम बस बार प्रोटेक्शन स्कीम का यूज करते हैं। इसमें आपके सर्किट ब्रेकर भी आते हैं, आइसोलेटिंग स्विचेस भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 3043 कोड इज फॉर। IS 3043 कोड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अर्थिंग प्रैक्टिसेस के लिए, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए, सर्किट ब्रेकर के लिए, कि नन ऑफ दीज? तो बेसिकली अर्थिंग प्रैक्टिस के लिए हम IS 3043 कोड का यूज करते हैं। जो भी अर्थिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कवर होती हैं IS 3043 कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड ग्राउंड वायर आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ ट्रांसमिशन लाइन अगेन। जो ओवरहेड ग्राउंड वायर होते हैं उनका यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को, किसके अगेंस्ट में? तो ओवरहेड ग्राउंड वायर का यूज करते हैं हम प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक क्या होते हैं? मान लीजिए एकदम से बिजली चमकती है, उसके कारण जो फॉल्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवरहेड ग्राउंड वायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है और सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम कौन से रिलेस का यूज करते हैं? तो बेसिकली रिलेस का यूज किया जाता है अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम मोह रिले का यूज करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The relay which is selected for long transmission line should be less affected due to power swing. फॉल्ट कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम मोह रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 किलोवोल्ट इज नॉर्मली यूज फॉर डिस्टेंस अप टू। 11 किलोवोल्ट का ट्रांसमिशन वोल्टेज नॉर्मली हम कितने डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं? तो 11 किलोवोल्ट का जो वोल्टेज है वो हम यूज करते हैं 20 to 25 किलोमीटर्स के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के इनमें से कौन से कांस्टेंट होते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली तीनों कांस्टेंट होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। द कांस्टेंट आर कंडक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इंसुलेटर कैपेसिटेंस and conductance which are by convection given to the symbol RLCG respectively। ये सारे हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ रिएक्टर परमिट द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ। रिएक्टर का यूज किस टाइप के सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देता है? तो बेसिकली लो रेटिंग वाले सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करने के लिए हम रिएक्टर का यूज करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। रिएक्टर आर आल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट ब्रेकर ऑफ डिफरेंट रेटिंग। रिएक्टर का हम यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर को डिफरेंट रेटिंग वाले। दे आर यूज टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये हमारे सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले UPPCL JEE के एग्ज़ाम के लिए। तो ये सीरीज़ में आप मेरे साथ बने रहिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मेरे वीडियोस को अदर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वीडियोस में जितने ज़्यादा व्यू होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।